good for the anyone to start in the Hindi language? Is it comfortable to all members? Yeah. Oh, okay, thank you very much, sir. तो कुछ सवाल ऐसे है कि आप सबको मालूम है, कुछ सवाल हम बहुत सुन चुके, पक चुके, तो मैं ज्यादा करके उसी टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा, बट जस्ट कुछ इंट्रोडक्शन रहता है, जैसे कोविड-19 क्या है। तो आपको सबको मालूम है कि कोविड एक सार्स जो पहले डिसीज आया था, उसी का एक हेलो हेलो सर, is it possible to mute all the mics? I requesting you. I'll do that, sir. I'll do that. Thank you. Sir, please continue. Actually, सबको mute किया है, but people are unmuting themselves in between. Maybe I don't know, but mute किया है sir सबको. Please continue. जो कोविड-19 जो डिसीज है, ये डिसीज हमारा 2019 में आया था। इसके लिए इसको कोरोना वायरस डिसीज के नाम से जाना जाता है, और ये एक टाइप का म्यूटेशन ही है। जैसे पहले हमारे कुछ 6 से 7 साल पहले या 10 साल पहले कोई सार्स नाम का डिसीज आया था, उसी इबोला नाम का एक वायरस आया था, जस्ट उसी टाइप का ये कोविड-19 एक डिसीज है, जिसमें आपको मालूम है कि प्रोटीन बाइंडिंग्स रहते हैं। आपने बहुत बार उसका पिक्चर देख चुके हैं, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा। आज हम बात करेंगे कि जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में या हमारे इधर जो हम पनवेल में या हमारे मुंबई सेक्शन में हम जब पेशेंट देखते हैं, तो उनमें क्या सिम्टम्स रहता है, हम कैसे उसको कोरिलेट करें, उसके क्या-क्या साइंस रह सकते हैं, और हम कब समझना चाहिए कि मुझे ये साइन होने की संभावना है। तो फर्स्ट मैं बोलूंगा कि एवरी कोल्ड, एवरी कफ, एवरी फीवर, आपका बदन दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, आप उसको पहले समझिए कि ये कोविड डिसीज होने की संभावना मुझे ज्यादा है। तो पहले आप ये मान लीजिए कि मुझे कोविड है। क्यों समझना है? डर के लिए नहीं समझना है, हमें इसलिए समझना है कि हमें आइसोलेशन में जाना है। आइसोलेशन के बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, बट क्या साइंस रहते हैं कि हमने समझना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है। तो स्पेशली मेरे प्रैक्टिस में मैं देख चुका हूँ कि हर पेशेंट को फर्स्ट 2 to 3 डेज में वायरल फीवर, जैसे कि नॉर्मल जो कोल्ड कफ फ्लू जो रहता है, उसी टाइप के कुछ सिम्टम्स रहते हैं। आफ्टर 2 to 3 डेज, यानी कि 2-3 दिन के बाद उनको वीकनेस, कमजोरी, ये ज्यादा चालू हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने 2 साइंस ज्यादा मैं नोटिस किया हूँ। एक है वीकनेस, और ये जो वीकनेस है तो होल बॉडी में रहते ही है, ज्यादा करके उनके लेग्स में ये वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पेशेंट जब बोलता है कि मुझे पैरों में बहुत थकान जैसा लगता है, मुझे चलने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, दैट इज द अलार्म साइन। सेकंड थिंग, उसी पेशेंट को हेडेक, ये सिम्टम्स भी रहता है। अभी इतने डबल म्यूटेशन, सेकंड स्ट्रेन, और जो अपना ओल्ड स्ट्रेन, ऐसे बहुत सारे कोविड के टाइप अभी आ चुके हैं। ये किसी लेबोरेटरी में या किसी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता है कि भाई ये आपका ये म्यूटेशन है, ये कौन सा वायरस है। ये अर्ली डेज में कोई डायग्नोस नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसके जो सिम्टम्स है बहुत अलग अलग है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको कोल्ड कफ फ्लू इसमें से, या बॉडी पेन, हेडेक, फीवर, इसमें से कोई भी सिम्टम हो, तो आपको समझना चाहिए कि ये माइट बी सिम्टम हो सकता है, इसलिए हमको आइसोलेशन में जाना है। आप आपके कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप उनसे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। विद इन 2 to 3 डेज आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, आप रिविजिट कीजिए, और रिविजिट करने के बाद यदि डॉक्टर को कुछ डाउट लग रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपके लिए इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। आपका ये जो नॉर्मल फ्लू है और कोविड है, इसमें मैं आपको बताया कि इसमें हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम कैसे पता चले कि मुझे कोविड हुआ है? तो कोविड, ये जो डिसीज है, उसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं। बहुत कुछ लेबोरेटरीज है
कि उनके पास एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, इसलिए वो कभी-कभी हम विदाउट डॉक्टर गाइड उधर जाते हैं और बोलते हैं कि कोविड टेस्ट करवा लो, तो कोई एंटीबॉडी यानी कि ब्लड का जो टेस्ट किया जाता है, वो कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। मुझे लगता है वो टेस्ट कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका एंटीबॉडीज डेवलप हुआ है कि नहीं, बस उसी के बारे में पता चलता है। कि आपको उस इन्फेक्शन या माइल्ड इन्फेक्शन आपको हो चुका होगा तो ही उसमें पता चलेगा, बट वो डायग्नोसिस पर्पज के लिए बिल्कुल नहीं है। सेकंड जो टेस्ट रहता है कोविड एंटीजन टेस्ट, उसी को हम बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट रहता है, आपका जो रिपोर्ट है 15 से 20 मिनट पे एक किट पे आ जाता है। उसका जो एक्यूरेसी रेट है वो सिर्फ 35 टू 45% ही उसका एक्यूरेसी रेट है। यदि आपने क्या करना चाहिए, यदि आपको ऐसा सिम्टम डॉक्टर कोई भी एडवाइस करता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि फर्स्ट आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, क्योंकि एंटीजन टेस्ट ऑलमोस्ट कुछ प्राइवेट लैब्स बहुत कम लैब अभी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पनवेल में तो सबने अभी तो बहुत रश की वजह से एक एंटीजन टेस्ट भी स्टॉप किया है, बट बहुत सारे रेलवे स्टेशन और गवर्नमेंट जगह पे एंटीजन टेस्ट हो रहा है अभी भी। तो एंटीजन टेस्ट यदि आपका पॉजिटिव आता है तो वो 100% आपका पॉजिटिव ही है, यानी आपको कोविड पॉजिटिव आप डिटेक्ट हो चुके हो। दूसरा जो रहता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो भी आपका नेजल स्वैब से ही लिया जाता है, एंटीजन भी नेजल स्वैब से। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसका रिपोर्ट आने के लिए 3 से 4 दिन भी अभी लग रहे हैं, क्योंकि अभी इतना रश हो गया, गवर्नमेंट ने हर मीटिंग के लिए अपना जूम मीटिंग छोड़ के बाकी हर मीटिंग के लिए उन्होंने आजकल कंपलसरी किया है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। आपका यदि आपका कोई गवर्नमेंट्स के कुछ मीटिंग से आपका किधर ट्रैवलिंग करना है, तो आपको ये सब ये करना चाहिए। तो क्या हो गया, ये रश बहुत हो गया और आपका कोविड टेस्ट का जो आरटीपीसीआर का रिपोर्ट था, जो जेन्युइन पेशेंट थे उनको जरूरत थी, उनका रिपोर्ट पहले 24 टू 48 आवर्स में आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। तो अभी क्या वेज है कि हम कैसे डायग्नोस किए करें अर्ली फेजेस में। तो कुछ सिम्टम्स रहते हैं, हम कुछ नॉर्मली पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसमें से सीबीसी, ईएसआर, सीआर यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन बोला जाता है, और चेस्ट एक्सरे, ऐसे कुछ इनिशियल फेज में कुछ टेस्ट करके हम पता करते हैं कि ये कोविड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके वजह से हमें फायदा ये होता है कि पेशेंट का हम अर्ली स्टेज पे प्री कोविड ट्रीटमेंट तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, कि एज ए कुछ प्रिकॉशन लेके हम कुछ मेडिसिन चालू कर सकते हैं कि पेशेंट का इन्फेक्शन ना फैले। तो अभी ये हो गया कि आपका कोविड कैसे पता चले। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ ही जाता है। आरटीपीसीआर का 3 से 4 दिन के बाद उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से तो आएगा, उसका एक्यूरेसी रेट है 90%। बट विद इन लास्ट में 1 महीने में करीबन 10 से 12 पेशेंट ऐसे चेक कर चुका हूँ कि जिनका कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नेगेटिव आया था, और उनका डायग्नोसिस मुझे हुआ सीटी स्कैन में, यानी एचआरसीटी में। तो ये एचआरसीटी होता है आपका हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन रहता है, ये आपका चेस्ट के बारे में किया जाता है। इसमें आपके लंग्स में कितना निमोनिया इन्फेक्शन हुआ उसके बारे में पता चलता है। तो हम उसका भी थोड़ा आगे सेशन में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि वो कैसे पता चलता है। तो उसमें ही मुझे पेशेंट को पता चला है कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, जबकि उसका आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नेगेटिव था। तो ऐसे बहुत बार होता है कि रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है और एचआरसीटी में पॉजिटिव आ रहा है। तो जब तक यानी हर मुझे कहना यही है कि 100% कोई टेस्ट नहीं है कि जो आपको बताए कि आपका कोविड पॉजिटिव नहीं है। हाँ, कुछ टेस्ट है उसमें 100% कोविड पॉजिटिव है ये बता सकता है। तो आपका यदि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मुझे है ही नहीं। फिर भी हमको प्रिकॉशन रखना है, फिर भी हमको घर में आइसोलेशन रहना है कुछ दिन तक, जब तक आपका सिम्टम प्रॉपर नॉर्मल ना हो जाए। हमें बेसिक्स मेडिसिन क्या रखना है, इक्विपमेंट क्या घर में रखना है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अपने इक्विपमेंट है आपके घर में, तो थर्मामीटर तो बहुत सारे लोगों के पास रहता ही है। मैं एडवाइस करूंगा थर्मामीटर में भी आप मर्क्यूरी का थर्मामीटर यूज कीजिए, या थर्मल गन जो रहती है वो यूज कीजिए। क्योंकि जो डिजिटल थर्मामीटर जो स्मॉल स्केल जो आता है, जो हम डिजिटल वाला यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर्स रहते हैं, बहुत बार टेम्परेचर उसमें गलत दिखाया जाता है।
मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो स्मॉल स्केल में यूज करते हैं वो एक तो आपका मर्क्यूरी वाला लीजिए, नहीं तो थर्मल गन जो हम इधर पॉइंट पे जो सेंसर पे वर्क करता है वो लीजिए, उससे आपको एक्यूरेट आपका टेम्परेचर पता चलेगा। थर्ड सेकंड थिंग है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, यानी आपका ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करना है, तो आपको आप उस पे ऑक्सीजन चेक कर सकते हो। आपका ऑक्सीजन 95 टू 96 के अबव है तो आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, आपकी रिस्क फैक्टर आपको कम है। बट बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने के बाद भी कुछ पेशेंट को निमोनिया डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है। तो ऑक्सी पल्स ऑक्सीमीटर ये आपका आपका अभी का ऑक्सीजन से जो सैचुरेशन है, यानी आपके होल बॉडी में आपका ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो पता कर रहा है। बट इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको निमोनिया नहीं हुआ है, आपको कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा फैला नहीं है। ये थोड़ा आपका मिसकंसेप्ट थोड़ा दूर कीजिए। हाँ, ऑक्सीजन पे आप जब चेक कर रहे हो तब आपका इन्फेक्शन नहीं, बट आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल आपको पता चल रहा है। तो आपको ये दो चीज लेना है। कुछ लोग उसी के ऊपर आपका पल्स भी ढूंढते हैं, बट पल्स उसमें टेक्निकल एरर होने की वजह से पल्स ऑक्सीमीटर पे प्रॉपर एक्यूरेट आपका पल्स नहीं मिलता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको पल्स कैसे चेक करना है, और आपके अडल्ट फेज में जब आप अडल्ट हो तो आपका पल्स कितना होना चाहिए। तो जब हम अडल्ट हो तो हमारा जो पल्स है वो 60 टू 100 के बीच में चाहिए। जब आपका 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनका जो पल्स रेट है वो वेरी करता है 80 टू 120 130, ये भी वेरी करता है। तो बच्चों का पल्स रेट ये ज्यादा ही रहेगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए कि अरे मेरे बच्चे का तो 124 आ गया, 130 आ गया, उसकी मत चिंता कीजिए। वो 150 तक भी आपके बच्चे का पल्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पल्स एक्यूरेट हमने कैसे ढूंढना है, तो आपको एक सिंगल मेथड बता देता हूँ, एकदम सिंपल मेथड है। ये है आपके, ये जो आपका थंब है उसी रेडियल नर्व जाता है, अच्छे से कंप्रेस करोगे दोनों उंगली से तो आपको कुछ तो पाल्पेशन चालू दिखेगा आपको। ये पाल्पेशन कितनी बार हो रहा है 1 मिनट में, आपको ये चेक करना है, आपको आगे घड़ी लगा के। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि आपका पल्स कितना है। विद इन 1 मिनट ये आपका पल्स कितनी बार आपको उसने अलार्म किया, उसमें आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना पल्स है आपका। ठीक है, तो आप पल्स उसी टाइप से देखिए, मशीन पे उसका मत कैलकुलेट कीजिए। अभी यदि कोविड आप पॉजिटिव हो ही जाते हो तो क्या है, तो आपको पहले क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग है कि वी आर द सिटीजन्स, वी आर द रिस्पॉन्स। पहले घर से शुरुआत करना है। हमें कोई भी सिम्टम्स हो, इवन हम कोविड पॉजिटिव भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, पहले हमको आइसोलेशन में जाना है। हमारा एक अलग रूम में हमें जाना है, उधर किसी को एंट्री हाँ नहीं देना है। हमें किसी को एंट्री नहीं देना है। हमें बिल्कुल अपने घर का जो घर के अदर्स मेंबर है उनकी सेफ्टी देखनी है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट तो हम आइसोलेट हो जाएंगे। हमारा जो खाना है, पानी है, ये सब हमको देंगे, और वो सब जो बर्तन है वो आप ट्राई कीजिए कि वो पहले धो के ही उनको आपके रिलेटिव्स जो आपके घर के मेंबर है उनके पास दीजिए। वो फिर उनको थोड़ा किसी वॉश से या सैनिटाइजर करके सैनिटाइजेशन करके उसको वो फिर यूज करे। उसके बाद उस रूम में किसी ने भी एंट्री नहीं करने चाहिए। थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा हम मेंटली साइकोलॉजिकली हमारे रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, बट ये थोड़ा दिमाग से काम करने वाला टाइम रहता है। हमें इसमें थोड़ा-सा मेंटली हमारे माइंड पे थोड़ा होल्ड रख के इस पे थोड़ा डिसीजन लेना रहता है। तो एक इतना ही सोचना है कि यदि हमारे घर में सब मेंबर अफेक्ट होते हैं इस डिसीज से, तो हम किधर-किधर देखेंगे, हम किस-किस को देखेंगे। उससे अच्छा है कि जो एक पेशेंट हमारे घर में है, उसी पे हम कॉन्संट्रेट करें, बाकी का लोगों का सेहत का ख्याल करके हमको थोड़ा साइकोलॉजिकली स्टेबल रहना है, तो उनके पास नहीं जाना है हमको। दूसरी चीज़ है कि हम जब क्वारंटाइन होते हैं, यदि हमारा रिपोर्ट बाद में जब पॉजिटिव आता है, तो जो फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने आपके सोसाइटी में इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं इधर सोसाइटी में मेरे घर में एक पेशेंट पॉजिटिव है, मैं कुछ इन्फॉर्म करके मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलूंगा। और सोसाइटी के जो कुछ मेंबर्स है, आप उनको भी आप हेल्प मांग सकते हो। और मुझे तो
पूरा भरोसा है कि अपने सोसाइटी के जो कुछ कमिटी मेंबर्स है, इवन जो सेक्रेटरी, ट्रेजरर और प्रेसिडेंट सर है, वो आपको सबको हेल्प करेंगे ही। कुछ सोसाइटीज में ऐसा होता है कि कुछ अनएजुकेटेड पीपल है कि उनके सेक्रेटरी ये सब तकलीफ देते हैं। मुझे अभी तक अपने सोसाइटी में जितने मेरे पास पेशेंट आ चुके हैं, सबको उन्होंने हेल्प करते हुए देखा। इवन मेरे पास एक कोविड पेशेंट आया था स्टार्टिंग फेज में, मैं पॉजिटिव नहीं था, फिर भी मुझे क्वारंटाइन किया गया था। उसी फेज में भी मुझे बहुत सारे अपने सोसाइटी मेंबर्स के कॉल आए थे, कुछ भी मदद लगेगा तो वो फ्रीली रेडी थे हेल्प करने के लिए। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, आप आपके सोसाइटी को पहले इन्फॉर्म कर दीजिए और आप आइसोलेशन में हो जाइए। इससे डेफिनेटली आपके सोसाइटी में आपके हम जिस शहर में रहते हैं उधर आपका ये जो डिसीज है स्प्रेड होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और अपने जो सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत हेल्पफुल है पहले से ही, तो आपको हर हेल्प भी मिल जाएगी। साइकोलॉजिकली भी आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी से बात करते हो तो आपका मन हल्का होता है या कुछ आपको सजेशन मिलते रहते हैं, तो इससे भी अपने को बहुत फायदा होता रहता है। अभी हम क्या करें कि कभी यदि अपना कोविड पॉजिटिव आ गया तो हमें क्या रूटीन रखना है, क्या एक्सरसाइज है, क्या फूड है, मेडिसिन क्या क्या खाना है। तो फर्स्ट यदि आपको आपका रूटीन है, आपको तो कंप्लीट आपका नींद अच्छा होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स का आपका नींद प्रॉपरली होना चाहिए। आप ट्राई कीजिए, आप जितना बैठ सकते हो या जितना आपको जितना आपका वीकनेस देख के आपको आपके ही रूम में थोड़ा सा चलना है। आप बैठे रहोगे तो आपका ये डिसीज आपको और वीक कर देगा, आपको बाद में बहुत तकलीफ होगा। सेकंड थिंग, आपका एक्सरसाइज, आप उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और कुछ आपसे जितना आपके फिजिकल बॉडी आपको जितना सपोर्ट करे उतना ही नॉर्मल लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसमें एक्सरसाइज इतना कंपलसरी नहीं है, बट आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति ये करना बहुत जरूरी है। आपका फूड जो रहेगा वो बहुत लाइट रहेगा। आपका आप चपाती, सब्जी, दाल, चावल, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाड्स और ड्राई फ्रूट्स ये सब कुछ आप ले सकते हो। आप यदि नॉन वेजिटेरियन हो तो आप साथ में एग्स भी ले सकते हो, मीट भी ले सकते हो, बट कोशिश कीजिए मीट कम खाने का। और एग्स आपका सुबह शाम एक एक बॉईल एग बहुत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन चालू हो जाते हैं अपने को। और वो मेडिसिन से हमें क्या होता है कि पेट में गर्मी होना, लूज मोशंस होना, ये सब तकलीफ चालू हो जाता है। इसलिए आप जब आप कोविड पॉजिटिव हो तब आपका डाइट बहुत हल्का रहना चाहिए, जो आपको पेट में कुछ गर्मी ना करे। आपका मेडिसिन क्या रहना चाहिए? बहुत बार मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कुछ पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन चालू कर देते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे तो पूरा ट्रीटमेंट ही लिख के आता है कि इकोस्प्रिन से लेके कुछ ब्लड थिनर टैबलेट है, खून पतला होने का जो टैबलेट, विटामिन डी है, आयरन का टैबलेट है, कैल्शियम का टैबलेट है। आप यदि पेशेंट इतना टैबलेट को खाने लग जाए तो से या कुछ अदर डिसीजेस हो सकते हैं। तो कृपया करके आपके किसी डॉक्टर का आप सलाह लीजिए। किसी भी आपके जो डॉक्टर पे आपको फेथ है उनसे आप कंसल्ट करते जाइए। यदि आपको उनके भी बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप कुठे बाबा एक पूर्ण आहे ते बस पे असू दे वरावरती बाबा त्याचा काही हे नाही आप सब लोग अपना अपना प्लीज ये म्यूट रखें, सिस्टम प्लीज अपने सिस्टम को म्यूट रखें। डॉक्टर साहब, आर यू देयर? अरे ओके, आई थिंक डॉक्टर साहब का कुछ कनेक्शन का कुछ इश्यू हुआ है, वो हाँ, हम लोग वो कर रहे हैं। हाँ सर, आ गए सर, आ गए। या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो आपका सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए आप। मेरी आवाज आ रही है ना?
हेलो। हाँ Yes, सर, yes. आप ऑडिबल हैं, प्लीज कंटिन्यू। ऑडिबल है सर आप। हाँ बाकी लोग अपना अपना तो, प्लीज सिस्टम म्यूट रखें। हाँ, आप मैसेज नीचे मैसेज पॉपअप होता है मनी सर? हाँ सर, मैं मैसेज करता हाँ हूँ। तो हाँ तो आप कुछ भी आपका क्वेरीज रहेगा तो आप नीचे मैसेज में भी डाल Right. सकते हो, मैं राइट देख लूंगा, ठीक है। राइट। सेकंड थिंग है कि अभी आप पॉजिटिव पेशेंट का हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया, फूड देख लिया, मेडिसिन आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, तो कृपया करके किसी डॉक्टर का ही सजेशन लेके कीजिए। अभी अभी हम जब मेडिसिन से, एक बात समझ लीजिए कि कोविड कोई बड़ी डिसीज नहीं है, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है। जब कोविड हमारे इंडिया में नहीं आया था या कभी हमने सुना भी नहीं था, तब हम कोविड को या किसी भी वायरल इन्फेक्शन को हम बोलते थे कि ये वायरल इन्फेक्शन है, और हम जब डॉक्टर बोलते थे कि ये वायरल इन्फेक्शन है तब हम बहुत हैप्पी हो जाते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये 2-4 दिन में ऐसे ही अच्छा हो जाएगा और हम अच्छे हो जाएंगे, किसी ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, वायरल डिसीज है, बहुत अच्छी बात है। तो पर अभी जब कोविड आया है, कोविड ये भी एक वायरल ही डिसीज है, बट अभी हम डर जाते हैं। तो मुझे पहली बात यह है कि आप पहले इस डिसीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये डिसीज है वायरल इन्फेक्शन का, ये भी वायरस ही है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन एक तो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि खुद अच्छा होने वाला ये आपका डिसीज है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बट हाँ, डेफिनेटली जब ये डिसीज आपको कुछ साइड कॉम्प्लिकेशन जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोथोरैक्स हो गया, ये कुछ डिसीजेस क्रिएट कर जाता है, कुछ साइड इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है, तब इसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि उनके इसमें अरे सिम्टम तो कुछ भी नहीं है, कुछ ना कोल्ड कफ फीवर कुछ भी नहीं, जस्ट कंपनी में चेक किया और मेरा तो पॉजिटिव आ गया, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि उसके बॉडी में ये इन्फेक्शन इनहेल हो गया है, उसके बॉडी में वो इन्फेक्शन आ गया है, बट ड्यू टू वेरी लेस इन्फेक्शन या उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि वो इन्फेक्शन को उसने अपने बॉडी पे हावी नहीं होने देने दिया, इसकी वजह से उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी उसका बॉडी ने रिएक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि उस बॉडी को जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज की। बट जब सिम्टम्स क्रिएट होने चालू हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये इस सिम्टम्स है, हमें इसको ट्रीट करना है। तो ये हमें याद रखना है कि कोविड ये नॉन सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। यदि सिम्टोमेटिक, यदि हमारे घर में ही अच्छा हो रहा है तो हमें घर में ही मेडिकेशन करना है, वो भी आपके डॉक्टर के टच में आपको रहना है, हमेशा आपका पल्स, ऑक्सीजन और आपका टेम्परेचर चेक करना है, उसका एक चार्टिंग करना है एवरी 3 आवर्स। आपके डॉक्टर को आपको आप कैसे भी कम्युनिकेट करके उसको आप भेजते रहिए कि ये डॉक्टर साहब मेरा ये मेरा डेली का रूटीन है, मेरे 3-3 घंटे में मैंने चेक किया है, मेरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और एवरी 3 to 4 डेज में आप उनसे फिजिकली चेक कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप घर पे ही रहिए, हम आपको सजेशन करते हैं, बट कुछ जैसे अभी जो नया स्ट्रेन आया है उसमें निमोनाइटिस डेवलप हो रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ये आपको कभी पल्स ऑक्सीमीटर पे नहीं पता चलेंगे, आप जब फिजिकली पेशेंट को चेक करोगे तभी पता चलेंगे। इसलिए तो 3 to 5 डेज में आपको जब डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, आप उनको फिजिकली चेक कर लीजिए। अभी एडमिट कब होना है, तो आपका एक तो पल्स पर ऑक्सीजन आपका ड्रॉप हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको एडमिट होने की जरूरत है। कभी कभी डॉक्टर को ही एक अंदाजा, एक इंटेंशन आ जाता है कि पेशेंट का टॉक्सिसिटी लेवल कल जाके बढ़ने वाला है। बहुत बार अभी के सिनेरियो में जो मैं देख रहा हूँ, अभी ये सिचुएशन नहीं रहा है कि जब आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाए या आपका बहुत हाई ग्रेड फीवर आपको कंटिन्यूअसली रहे या आपका कॉम्प्लिकेशन जब ज्यादा बढ़ जाए, तब ही डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं अभी आपको एडमिट होना है। क्योंकि अभी हम एज अ डॉक्टर हम सोचते हैं कि पेशेंट कम से कम कॉम्प्लिकेशन रहे, तो उसमें हमको 100% हमको लगता है कि नहीं पेशेंट घर पे अच्छा हो जाएगा, तब हम डेफिनेटली घर पे ही मेडिसिन देते हैं। और हमें कुछ डाउट लगा कि ये जाके आगे जाके ये प्रोग्रेसिव फेज में ये डिसीज बढ़ने वाला है, तो हम पेशेंट को पहले ही अलर्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आप पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि कल जाके कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, आपको टाइम पे बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई
अभी अभी के सिचुएशंस के हिसाब से ये कुछ फिक्स नहीं है, अभी बेड मिलना भी बहुत मुश्किल है और उस आपको यदि ऑक्सीजन लगता है या आपको वेंटिलेटर लगता है तो और मुश्किल हो गया है। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आपको ऑक्सीजन भी ना लगे, आपको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत ना पड़े, उसी के पहले आप एक तो होम रेमेडीज़ से यानी होम मेडिसिन से ही आप घर पे ही अच्छे हो जाइए या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होके विदाउट ऑक्सीजन भी आप अच्छे हो जाए तो ये अच्छी बात रहेगी। ये हो गया हमारा एडमिट के बारे में। बाद में हम कैसे समझे कि भाई हमारा ये डिसीज़ अब अच्छा हो गया है, हम रिकवर हो गए हैं। तो जब हमारे कुछ सिम्पटम्स है, ये डॉक्टर आपको बता पाएँगे कि कुछ आपका कोल्ड, कफ, फीवर आपका ये कम हो गया है, वीकनेस थोड़ा कम हो गया है, आपको 4 टू 5 डेज़ आपको हो गए कि आपको बिल्कुल बुखार नहीं है, आपका खाँसी एकदम पहले से 70 टू 80% आपका खाँसी कम हो गया है, तो अब आप समझ सकते हो कि आप रिकवरी फेज़ में हो, आपका वीकनेस भी कम लग रहा है आपको। क्योंकि इस डिसीज़ में थोड़ा माइल्ड कफ कुछ महीने तक भी उसका स साइड कॉम्प्लिकेशन हम उनको बोलते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन आपको रहती है। जब आपका कोविड खत्म हो जाता है, आपका डिसीज़ पूरा क्लियर हो जाता है, आपका वायरस खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आपको महीना आपको वीकनेस आपको फ़ील होता रहेगा। तो जब तक वीकनेस है तब तक कोविड है ऐसा नहीं है, बट आपको कुछ सिम्पटम्स कम होने के बाद आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, सर मैं रिकवर हो गया हूँ या मैं आपको मेरा आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है। जैसे डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस है या अपने आईसीएमआर की जो इंस्टीट्यूट है, उनका कहना है 14 से 21 दिन के बाद आपका आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है। ये तो मेडिकली हो जाता है, कुछ साइंटिफिक रेशोज़ रहते हैं कि वो बोलते हैं, बट आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि मेरा आइसोलेशन पीरियड अभी खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं मेरे फैमिली मेंबर के साथ में रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ। कृपया करके आप इसका उनसे आप सलाह ले लीजिए, तो अच्छा रहेगा। बाद में हमारा और एक टॉपिक आता है कि आफ्टर रिकवरी जब हम अच्छे हो जाते हैं, तब हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, हमारा हमारा रूटीन कैसा रहना चाहिए। तो जैसा आपका वीकनेस रिकवर होता जाएगा, आप आपके एक्सरसाइज, आपके स्ट्रेंथ, स्टैमिना को आप बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा बढ़ाते जाइए। आपका फूड आपका एक ही बार में अच्छे से आपका क्योंकि एपेटाइट थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, तो आपको एपेटाइट को बढ़ाने के लिए खुद होके कुछ तो आपका डाइट सप्लीमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक ही टाइम पे खाना नहीं जा रहा है, तो आप थोड़ा और एफर्ट करके थोड़ा-थोड़ा टाइम में आप खाना खाइए। थोड़ा-सा मेडिटेशन, योगा ये भी कीजिए, तो आपका ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। बाद में मनी जी ने कुछ क्वेश्चन मुझे भेजे थे जिसमें पूछा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर के बारे में आपका क्या कहना है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए ये थोड़ा अपना नेशनल क्राइसिस अपना प्रॉब्लम हुआ है अपना, ये ऑक्सीजन सब जगह पे नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के कुछ नंबर्स है आपको अब आपके जो अपने सोसाइटी की जो कमिटी मेंबर्स है वो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के उनके पास नहीं रहेंगे तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा कुछ नंबर्स और उनके पास भी मैंने पहले भी भेजे हैं तो वो आपको आपके सोसाइटी में आपको भेज देंगे तो आपको कभी भी ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो बट अभी नेशनल क्राइसिस है हमें कोई स्टोरेज करके नहीं रख सकते तो जब जब लगेगा हम कुछ तो एडजस्टमेंट कर लेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन ये जो पहले था जो ब्लैक का मार्केटिंग हो रहा था ये सब अभी बहुत सारा स्टॉप हो चुका है अभी कलेक्टर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि आपको जो इंजेक्शंस है ये आपको आपके डॉक्टर के बारे में बाद में ही पता चलेगा तो जब डॉक्टर आपके जो हॉस्पिटल आप जिधर एडमिट हो उधर के कुछ रिपोर्ट्स आपको सबमिट करना रहता है कुछ कलेक्टर के कुछ ईमेल्स है उसपे आपको सेंड करना पड़ता है उसके बाद आपको अप्रूवल मिलने के बाद आपको इंजेक्शन मिल जाते हैं ये तो हुआ टेक्निकल थिंग्स बट डेफिनेटली अपने सोसाइटी में अपने जब हम देखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर से ही बहुत शॉर्टेज चल रहा है इंजेक्शन का दैट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर अस कि अभी तक कुछ ज्यादा इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहे उसका बहुत पेशेंट को सफर करना पड़ रहा है बट जैसे गवर्नमेंट के कुछ कोशिश चालू हो जाएगी तब तब से रेमडेसिविर चालू हो जाएगा कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चालू करते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन सच में इफेक्टिव है क्या कुछ तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये कुछ काम का नहीं है ये कुछ ये नहीं है रेमडेसिविर एक्चुअली पहले क्या है वो पहले समझ लेते हैं रेमडेसिविर ये जो इंजेक्शन है ये एंटीवायरल है ये कोई निमोनिया कफ ये आपका कवर नहीं कर रहा है अब यदि आपका इन्फेक्शन कम है उसी में आप यदि
कुछ स्कोर HRCT का जब स्कोर आपका 8 to 9 के ऊपर जब आपका स्कोर चला जाता है तब ये प्रोग्रेसिव फेज में यानी बढ़ने की चांसेस रहती है, उस टाइम पे ये आपको लगाना पड़ सकता है। तो उसके बाद भी कुछ डॉक्टर अर्ली फेज में चालू कर रहे हैं, कुछ ज्यादा लेट चालू कर रहे हैं। तो रेमडेसिविर ये जो पहले हमारे वर्ल्ड में जब इबोला वायरस आया था या सार्स नाम का जो डिसीज आया था, उस टाइम पे ये एंटीवायरल यानी कि ये वायरस को किल करने के लिए या वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक इंजेक्शन था। अभी उसी का यूज अपने इधर हो रहा है। बाद में हम जाएंगे कि वैक्सीनेशन कौन सा लेना है, हमें वैक्सीन कौन सा लेना है। तो वैक्सीन तो सब अच्छे ही है, कोई सब पे ट्रायल हो रहा है, सब पे इतना बहुत सारा रिसर्च आ रहा है, सब वैक्सीन अच्छे ही है। बट आपको जस्ट मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि वैक्सीन के 3 टाइप में हम ज्यादा करके कैटेगराइज करते हैं। एक है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन है, दूसरा है आरएनए बेस्ड, और तीसरा है इनएक्टिवेटेड वायरस। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जो उसके जीन्स में और आरएनए भी वैसे रहता है कि उसके जेनेटिक फॉर्मेशन में उसको चेंजेस किया जाता है। जो हम कोविशील्ड देख रहे हैं, जो अपने सीरम इंस्टीट्यूट का है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो बनाया है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है। तो ये भी अच्छा ही कारगर है। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, यानी जो वायरस जो कोविड वायरस रहते हैं उनको थोड़ा सा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में करके उसके बाद अपने बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जो नॉर्मली हम बाकी के जितने भी वैक्सीन लेते हैं, टाइफाइड हो गया या MMR वैक्सीन हो गया, टिटेनस हो गया, ये बहुत सारे जो वायरस है ये वैसे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहते हैं। और उनका भी अभी रिजल्ट जो आ रहे हैं वो अच्छे ही आ रहे हैं, तो आप ले सकते हो। बट जाविशील्ड पे हुए हैं, इसलिए बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सेफ्टी व्यू से कोविशील्ड को रिकमेंड करते हैं। कोवैक्सीन पे इतना ज्यादा ट्रायल नहीं, थर्ड फेज अभी भी उनका खत्म हुआ है, इसलिए उनको थोड़ा क्वेरी लगता है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर कोवैक्सीन के साथ जाना नहीं चाहते। बट कोविशील्ड एज अ सेफ्टी व्यू वो जाना चाहते हैं। बट कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक का, वो भी उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो कोविशील्ड से भी अच्छे आए हैं। आप उसको यदि पॉलिटिकली कैटेगराइज करोगे तो भाई कोविशील्ड आपके शरद पवार जी ने लिया था, और कोवैक्सीन नरेंद्र मोदी जी साहब जो हमारे PM है उन्होंने लिया था। तो ऐसा आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हो। तो दोनों वैक्सीन अच्छे हैं, इसलिए इतने बड़े लीडर उन्होंने भी लिया है। तो हम तो छोटे लोग हैं, हम कोई भी लीजिए, आपको जो अवेलेबल हो जाएगा वो ले लीजिए, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट है कि सेफ्टी देखना भी आपका इम्पोर्टेंट है, और आपका एक्टिवनेस यानी जो सेफ्टी है वो ज्यादा करके डायबिटिक कार्डियो पेशेंट है उनको सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रख के कोविशील्ड लेना चाहिए। अभी हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम या जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है कोविड में, उसके बारे में हम क्या क्या सोचेंगे उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या क्या टेस्ट होता है। ज्यादा करके डॉक्टर CBC, CRP, विडाल टेस्ट, ESR टेस्ट, डी डाइमर, सीरम फेरेटिन, HDL लेवल्स, IL-6, यूरिक एसिड, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, ये सारे सब टेस्ट करते रहते हैं। उसके साथ चेस्ट एक्सरे और HRCT जो CT स्कैन रहता है ये करते हैं। बट अभी इसका हम आपको समझे, आपको आपके डॉक्टर जो आपका कुछ टेस्ट करवा रहे हैं तो आप उसका इंटरप्रिटेशन आपके लेवल पे आप कैसे कर सकते हो, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, इसलिए मैं आपको एकदम शॉर्ट में वो चीजें बता देता हूँ। CBC रहता है अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपका कुछ प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, WBC काउंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, उसमें पता चलेगा। ज्यादा करके अभी जो डबल म्यूटेशन वायरस है और अभी जो नया सेकंड स्ट्रेन आया है, उसमें आपका प्लेटलेट काउंट बहुत सारे पेशेंट का ड्रॉप हो रहा है। जो पहले जो स्ट्रेन था उसमें ज्यादा करके CBC पे कोई हमें इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, बट अभी जो वायरस है उसमें वो इम्पैक्ट दिख रहा है। CRP ये सबसे बढ़िया टेस्ट है। इसमें यदि पेशेंट को 3 to 4 डेज फीवर आ चुका है या कोल्ड फीवर के सिम्टम 3 से 4 दिन के बाद हम यदि ये CRP का टेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली CRP में एक आइडिया आ जाता है कि आपका CRP लेवल्स कितना है। तो ये बिलो 30 रहेगा तो आपका ये जो लेवल्स है ये बढ़ा हुआ है, आपको कोविड रहने के चांसेस ज्यादा है। बट आप अंडर रिस्क फेज में हो, या 30 to 100 में है तो ये मॉडरेट फेज है, और 100 के बाद वो रिस्की हो जाता है। विडाल टेस्ट हम इसके लिए एडवाइस करते हैं कि हमें यदि फीवर आता है, कोल्ड कफ आता है, तो बस एक ही डिसीज नहीं है अपने इंडिया में कि बस हमें
सीआरपी और यही क्या बात खत्म हो गया, नहीं, कभी कभी हमें टाइफाइड भी दिखता है। टाइफाइड में जो विडाल का जो टेस्ट रहता है उसमें जो टाइटर पॉजिटिव आता है, तो ये विडाल का टेस्ट बहुत समझना चाहिए कि कोविड के पेशेंट को भी विडाल पॉजिटिव होने की वजह से कभी-कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको टाइफाइड है। बट जो जब आरटी-पीसीआर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको समझना है कि ये ड्यू टू कोविड, यानी कोविड के वजह से आपको ये टाइफाइड पॉजिटिव दिखा रहा है, एक्चुअली आपको टाइफाइड नहीं है। ईएसआर ये आपके बॉडी में किधर-किधर इन्फ्लेमेशन यानी कि अंदर से किधर-किधर सूजन आया ये पता चलता है। डी डाइमर टेस्ट, बहुत सारे पेशेंट इकोस्प्रिन टैबलेट डायरेक्टली चालू कर देते हैं कि, या बोलते हैं कि अरे मेरे भाई को तो या मेरे किसी रिलेटिव को उनको कोविड हुआ था तो इनको इकोस्प्रिन एवी का या इकोस्प्रिन का टैबलेट चालू कर दिया था, फिर डॉक्टर आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये समझ लीजिए कि पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके बॉडी में एंटीप्ले आप एक तो आप कार्डियो डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको चालू करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये आपके ये जो जब आपका डी डाइमर लेवल जब आपका बढ़ जा रहा है, उसी के बाद आपको ये एंटीप्लेटलेट ट्रीटमेंट का जरूरत है। अननेसेसरी आप इकोस्प्रिन इसका सेवन करने की कोई जरूरत नहीं है। सीरम फेरेटिन एक जो टेस्ट है उसमें आपका आयन बाइंडिंग का एक कंसेप्ट रहता है कि आपका आयन लेवल कितना जा रहा है, आयन बाइंडिंग कैसा है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में किधर क्लॉट तो नहीं हो रहा है। ये सब ये डी डाइमर और फेरेटिन से आपको पता चलेगा। एचडीएल लेवल आपका इसमें ये जो कुछ कोविड कॉम्प्लिकेशन बना रहा है, इसके लिए ये सब टेस्ट रह रहे हैं कि आपके बॉडी में अंदर से तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बार आफ्टर कोविड में आपको पता चलता है कि अरे ये तो कॉम्प्लिकेशन कोविड में नहीं हुआ, पर यार बाद में ये सब पेशेंट को कैसे हो गया। तो ये सब जो लेवल से चेक करने पड़ते हैं। एक आईएल 6 से टेस्ट रहता है, ये भी आपके इन्फेक्शन की फेज, आपके जो वायरल इन्फेक्शन है वो कितना बड़ा है आपको पता चल जाता है। आपके ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट कभी-कभी जैसे रेमडेसिविर चालू करना पड़ता है, या वो घर पे जब पेशेंट आइसोलेशन में रहता है तब डॉक्टर बहुत बार फेविफ्लू यानी कि फेविपाविर का एंटीवायरल ड्रग यूज करते हैं। ड्रग में आपके यूरिक एसिड, आपके बॉडी का यूरिक एसिड, लीवर के कुछ जैसे बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये जो कुछ टेस्ट है, तो या आपकी किडनी का जो टेस्ट है, आपका ये सब फंक्शन बराबर कर रहा है कि नहीं, या टैबलेट देने के बाद भी उसका कुछ बॉडी पे तो इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। चेस्ट एक्सरे में आपके कुछ एल्वियोलाइटिस है, इन्फेक्शन, निमोनिया का कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए हमें एक्सरे प्रिटेशन बहुत जरूरी रहता है। बट यदि अपने को हाई रिजोल्यूशन में चाहिए, यदि हमको प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए, तो इसके लिए हम एचआरसीटी कर सकते हैं। एचआरसीटी में हमें दो चीज पता चलती है, एक रहता है जो ओल्ड मशीन्स है, कुछ हमारे पनवेल में भी कुछ सीटी स्कैन की ओल्ड मशीन्स है, जिसमें हमें पता चलता है कि आपके किसी का स्कोर 20/40 या 5/40 ऐसा आता है। तो ये जो /40 जो रेशो दिखा रहा है, ये पुराने मशीन का है। बट अवर इंडियन आईसीएमआर गाइडलाइंस, आपका जो स्कोर है वो 25 का चाहिए, कि जो कंप्लीट लेवल है वो 25 का, उसका अकॉर्डिंग आपका निमोनिया कितना है। तो आप उसका माइल्ड फेज है 8 के बिलो, यदि 8 के नीचे है ये माइल्ड फेज है। बट ये आप कब चेक करो, कुछ पेशेंट आपको 4-5 दिन के ही अंदर वो टेस्ट एचआरसीटी का खुद से करवा लेते हैं, या कभी-कभी डॉक्टर ही जल्दबाजी में बता देते हैं कि आप पहले आप एचआरसीटी करवा लीजिए जल्दी से जल्दी। और उसमें क्या होता है कि यदि पेशेंट प्रोग्रेसिव फेज में रहेगा तो उसका विद इन इनिशियल डेज वो बहुत कम दिखाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे मेरा तो इन्फेक्शन बहुत कम है, मेरा स्कोर 2 ही आया है, 3 ही आया है, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है। बट ये प्रोग्रेसिव यानी बढ़ने वाला रहेगा, तो ये आपके 5th या 6th डे में ही पता चलेगा कि ये कितना बढ़ रहा है। तो डेफिनिटली आप आपके सिम्पटम्स ऑनसेट होने के बाद आप 5 to 6 डेज के बाद ही उसको एचआरसीटी को कीजिए। तो ये एचआरसीटी कैसा करना है, इसका भी कभी-कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एचआरसीटी करवाना है, आप जाते हो करवा के आते हो। पर उसमें भी मेरा एक आपके लिए सब हमारे अपने सोसाइटी के दोस्त जो फ्रेंड्स हैं, उनको एक एडवाइस करूंगा कि उनको बोलिए कि हमें सुपाइन इंस्पिरेटरी, यानी कि जब हम लंबा सांस लेते हैं और हम सीधा सोते हैं पीठ के ऊपर, वैसे ही आपको सीटी स्कैन पोजीशन चाहिए। जब वो सब शूट करेंगे तब आप लंबा सांस लेके ज्यादा से ज्यादा टाइम होल्ड करके रखिए। इसमें आपका जो एक्सरे का जो इंटरप्रिटेशन है
और ज्यादा क्लियर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा टिप्स दिया हूँ। आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। जब आप कोविड पॉजिटिव हो तब आप नॉर्मल एक्सरसाइज ही बताए हो, बट पोजीशन जो है, जब आप प्रोन पोजीशन में यानी कि थोड़ा उल्टा सोते हो या लैटरल पोजीशन में सोते हो, तब आपका ऑक्सीजन लेवल जो है आपका वो बढ़ सकता है। आप लंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम कपालभाति, तो ये लंग एक्सरसाइज है ही। आप कुछ लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कार्डियो कर सकते हो, थोड़ा सा सांस ज्यादा करके होल्ड करने करने का ये एक्सरसाइज कर सकते हो, या बलूनिंग आप कर सकते हो, इससे आपका लंग कैपेसिटी बढ़ सकता है। जैसे कि मैं अभी मेडिसिन में ज्यादा करके हम थोड़ा अभी कुछ सवाल आया था कि हमें थोड़ा-सा एंटी प्लेटलेट के बारे में बताइए। तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है कि मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, उनको तो जब वो एडमिट थे, उनको पेट में एक क्लेक्सॉन नाम का, यानी उनको हम बोलते हैं एलएमडब्ल्यू, लोअर मॉलिक्यूलर हेपेरिन इंजेक्शन। ये हेपेरिन जो रहते हैं, ये ब्लड थिनर, आपके खून को पतला करने के कुछ इंजेक्शंस रहते हैं। इकोस्प्रिन भी उसी टाइप का एक ड्रग है। उस ऐसे मेडिसिन चालू किए जाते हैं। बट उसके बाद आपका डॉक्टर के साथ फॉलोअप और कुछ इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी ये इंजेक्शन या मेडिसिन स्टॉप होने के बाद कभी-कभी फिर से क्लॉट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए हमको बाद में भी फॉलोअप रहना बहुत जरूरी है, और ये मेडिकेशन आप खुद से मत कीजिए, डॉक्टर के सलाह से लीजिए। अभी कुछ केमिस्ट है, वो फेविफ्लू जैसे भी बहुत हायर मॉलिक्यूल विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बट उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। कुछ हमारे फूड में क्या क्या होना चाहिए, तो जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, ये सब हमें लेना चाहिए। तो जिंक का मैं नेचुरल सोर्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आप बीन से, लेंटिल से, नट से, सीड से, कैश्यू है, ये, और अपना जो होल ग्रेन है या मल्टीग्रेन आटा भी आप यूज कर सकते हो आपके कोविड पेशेंट में, तो आपके लिए जिंक ज्यादा अच्छे से अवेलेबल करेगा। विटामिन सी आपको जैसे ऑरेंज है, बट जब आपको खांसी आ रहा है तब आप ऑरेंज और संतरे का इस्तेमाल मत कीजिए, लेमन का इस्तेमाल मत कीजिए। बट आपका जब आंवला है, ये तो बेस्ट सोर्स है आपके विटामिन सी का। विटामिन डी आप थोड़ा सनलाइट ले सकते हो। यदि आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है, तो आप ज्यादा करके आपका विंडो ओपन करके जब आपके फ्रेश हवा आप लेने की कोशिश कीजिए। आयरन आपके स्पिनच में या ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो आपको इसी का ध्यान रखना है, और ये आप डाइट फॉलो करते करते जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर आप क्या लेते हो, आप इतना विटामिन का गोली खाते हो क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? तो डेफिनेटली नहीं, नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। या मैंने कभी मेरे दोस्त, जो डॉक्टर दोस्त है, कभी मैं उनको पूछा हो कि अरे यार आप विटामिन खाते हो क्या? तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ डॉक्टर्स इतने विटामिन टैबलेट एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, एज अ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेते रहेंगे। बट मैं आपको मैं क्या लेता हूँ, मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ। मैं दो ही चीज लेता हूँ। एक है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में ज्यादा करके दूध पापेश्वर कंपनी है, और एक है पतंजलि, उनका रिकमेंड करता हूँ। तो ये च्यवनप्राश का एक टेक्निक रहता है कि आप एम्प्टी स्टमक 2 टीस्पून, यानी कि 2 चम्मच बड़ों को और 1 चम्मच छोटे बच्चों को, आप उनको च्यू करके लीजिए, क्योंकि उसको तुरंत खाना नहीं है, उनको धीरे-धीरे आप च्यू करके उसको सॉलो कर सकते हो। और उसका बाद आपको विदिन हाफ आवर सिर्फ आप मिल्क ले सकते हो, या आप पानी पी सकते हो, बट चाय नहीं लेना है, कुछ खाना नहीं है विदिन हाफ आवर। तो ये आप ध्यान रखिए। और एक मैं एक्स्ट्रा इम्यून, या आप चरक फार्मा का एक्स्ट्रा इम्यून आता है, लेक्टिलिन आता है, फिर हिमालय कंपनी का। तो ये टैबलेट में से ज्यादा मैं एक्स्ट्रा इम्यून यूज कर रहा हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी मेडिसिन ले सकते हो। मैं 2 टैबलेट इन मॉर्निंग एंड 2 टैबलेट इन इवनिंग। उसमें आपको अश्वगंधा, शतावरी, गुड़ुचि, नागकेशर, ये सब इम्यून बिल्डअप में होने वाले जो मेडिसिन है, इसमें मिल जाते हैं। च्यवनप्राश में आपको विटामिन सी, क्योंकि उसमें आंवला से ही बनता है, तो विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है। और उसमें 40 नेचुरल इम्यूनोमोडुलेटर मेडिसिन है, जो आपको इम्यूनिटी आपका मेंटेन करने के लिए बहुत मदद करते हैं, तो आप वो ले सकते हो। अभी सबसे मेन टॉपिक में मैं थोड़ा सा लास्टली आ रहा हूँ। हेल्थ, जब हम बोलते हैं कि यदि हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए, तो हम 2 सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। एक है मेंटल और सेकंड है फिजिकल। आयुर्वेद में बहुत सा एक मस्त एकदम एक्सपर्ट एक एग्जांपल दिया है कि शरीर और मन, ये एक
बर्तन और एक दूध के जैसे कि एक आप बर्तन में दूध डाला है, आप बर्तन को गर्म कर रहे हो तो आपका दूध भी गर्म हो जाएगा, या आप गर्म दूध को आप बर्तन में डालिए तो आपका बर्तन भी गर्म हो जाएगा। तो ये शरीर और मन ऐसे ही है। आप इस डिसीज को आप कैसे देखते हो, आप उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करते हो, मेंटली भी फिजिकली भी, उसके ऊपर भी इसका अफेक्ट रहता है। और लास्टली मैं कुछ मेरा सोसाइटी ने मुझे इतना आज बुला के मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया, इसके लिए मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगा ही। बट मुझे कुछ सजेशंस है, इज इट यदि ये पॉसिबल है तो अच्छा रहेगा। यदि सबका शेड्यूल बिजी रहता है, नहीं पॉसिबल हुआ तो भी आप मेरा एक एडवाइस आप सिर्फ लीजिए कि यदि कुछ पॉसिबल है अपना सोसाइटी का फेसबुक पे हम कुछ ग्रुप बना के, जो अभी घर पे कुछ बच्चे हैं जिनका कुछ एग्जाम नहीं चल रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं चल रही है, या कुछ अपने सोसाइटी के कुछ मेल फीमेल मेंबर्स है, तो यदि कुछ एक्टिविटी घर पे, कोई सॉन्ग में कोई गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, ये कुछ वीडियोस हम हमारे ग्रुप पे यदि शेयर करें, ये उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको भी कुछ एक्टिविटी करने का होगा। और जो डेली ये जो कुछ बैड न्यूज़ है, ये सब जो बैड हैपनिंग हो रहा है, उसमें यदि कुछ ये करते हैं, तो इससे अपने को एक थोड़ा मेंटली हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो सकते हैं। सेकंड थिंग ऐसा है कि हम आपके इसमें आपको किसी के घर पे नहीं जाना है, आपका जो प्रोग्राम रहेगा आप सोलो ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे बाजू वाला है, मैं उसके घर में जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा। वो मालूम कि उसके घर में कब उनका कोरोना वायरस एंटर किया हो। तो थोड़ा-सा हमें साइकोलॉजिकली नहीं बट थोड़ा-सा थोड़ा-सा दिमाग से काम लेना होगा। और सबसे लास्ट थिंग मैं जाते-जाते बताते जाऊँगा, बहुत सारे मेंबर्स है जो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, उनको कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम मिल जाता है। बट मुझे बहुत दुःख होता है कि कुछ पेशेंट के पास पैसा नहीं रहता है ट्रीटमेंट करने के लिए, और उनको मेडिक्लेम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप आपके किसी भी प्राइवेट एजेंट्स या कुछ बैंक्स आपको ऑफर करती है, या कुछ कंपनीज़ आपको मेडिक्लेम के बारे में एडवाइस करती है, तो ये बहुत राइट टाइम है कि आपको मेडिक्लेम करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके पास मेडिक्लेम नहीं रहेगा तो जो हॉस्पिटल्स में जो अभी चार्जेस हो रहे हैं, जो चार्जेस आपसे वसूल किए जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बर्डन हो सकता है। हम उस उनको बाद में कुछ बोल के मतलब नहीं रहता है, हमें मेडिक्लेम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। तो बस मेरा सेशन में इधर ही मुझे सुना, मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल मेंबर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कुछ प्राइवेट चैट के ऊपर। अच्छा, जिनको भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज इसमें टाइप करिए, चैट बॉक्स में जाके टाइप करिए प्लीज, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है सबका क्वेश्चन लेना। सर सिर्फ एक चीज जो है वो हमारा अनटच रह गया इसमें, जो बहुत सारे प्राइवेट चैट पे क्वेश्चंस आए हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइम जब कोरोना शुरू हुआ था तो ऐसा कहा जा रहा था कि छोटे बच्चे इससे अफेक्ट नहीं होंगे या कम होंगे क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ज्यादा है। क्या इस बार उससे अलग कुछ हो रहा है? मतलब क्या बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं पिछले टाइम के मुकाबले? डेफिनेटली जो पहला स्ट्रेन था उससे ज्यादा ही अभी अफेक्ट हो रहे हैं। पहले हम खुद ही पेरेंट्स को हम समझाते थे कि आपको तो भी रिस्क है बट आपके बच्चों को कोई रिस्क नहीं है। अभी भी हम वैसा बोल सकते हैं, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू जो अभी सेकंड वायरस आया है, पहले वायरस से डेफिनेटली बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है, और बच्चों को भी हमें संभाल के रखना है, हमें बच्चों को प्रॉपरली गाइड करते रहना है, उनको भी इस वायरस के बारे में समझाना है, क्योंकि वो आप हमेशा वो उनको एजुकेट करते रहोगे, वायरस के बारे में बताते रहोगे, तो वो सीख पाएंगे। और सबसे बेस्ट में जो बोला कि हमें देखो, बच्चे तो ज्यादा करके मुझे नहीं लगता हमारे सोसाइटी में सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वो बाहर नहीं जाते, बच्चे को ज्यादा जाने नहीं देते। बट जो हेल्थ वर्कर्स है या जिनका वर्किंग है, जो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करे, उनको जाना ही पड़ता है। तो उन्होंने भी थोड़ा उस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि यदि हम घर पे आते हैं, हमको कुछ सिम्टम लग रहा है तो हमें तुरंत आइसोलेट होना है, या जो बाकी जो प्रिकॉशंस है, मैं अभी आपको सबको वो प्रिकॉशन मालूम है
इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बट वो प्रिकॉशन सबने लेना अभी भी जरूरी है। यदि उनको भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो आप होम रेमेडीज मत कीजिए, आप तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मैं एक जस्ट स्मॉल एग्जांपल देता हूँ, अपने सोसाइटी के एक मेंबर अभी भी अपने इसमें ग्रुप में है। वो मुझे उन्होंने बहुत स्मार्टली वर्क किया था, उनके एक फ्रेंड उनके कांटेक्ट में आए थे, उनको कोई सिम्टम नहीं था, फिर भी वो मुझे मिले। मैं उनको बोला देखो अभी कोई सिम्टम नहीं है, आप 2-3 दिन रुक जाइए। उन्होंने सिम्टम ना रहते हुए भी उनके फ्रेंड के होम में जाके वो क्वारंटाइन रहे। जब तीसरे दिन उनको सिम्टम डेवलप हुआ, वो फिर से मेरे पास आए, मुझे बताया कि देखो सर मुझे ये सिम्टम आ रहा है। मैं बोला ठीक है, हम 2 दिन के बाद फिर से आपका टेस्ट करवाते हैं, और उसमें उनका पॉजिटिव आया। तो उनका भी अर्ली फेज में डायग्नोसिस होने की वजह से घर पे ही अच्छा हो गया, बट उनके किसी भी फैमिली मेंबर को अफेक्ट नहीं हुआ। दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव। आप और एक लोग अपना सेकंड फोन क्वेश्चन, रखें प्लीज। सॉरी सर, प्लीज गो अहेड। अभी एक सेकंड क्वेश्चन आया है कि सिटी वैल्यू के बारे में। मैं एक्चुअली मैसेज में रीड नहीं कर पा रहा हूँ। या गो अहेड सर, मैंने म्यूट किया उनको, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो नहीं आप मुझे एक चार्ट पढ़ के बता सकते हो कि एक सेकंड हाँ क्वेश्चन सर, देखिए सिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है। दो क्विक क्वेश्चन है। एक, सिटी वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, कई अगर कोई पॉजिटिव है तो उसमें सिटी वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा सर, एक जो बहुत सारा, मतलब मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ। एक बहुत सारा ये आ रहा है कि अगर सपोज मुझे कोरोना होके गया है तो मुझे अगले 3 महीने तक कुछ भी नहीं हो सकता, 6 महीने तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्या ये सच है? ये दो क्वेश्चंस का जरा प्लीज आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन था आपका सिटी वैल्यू। हाँ, सिटी वैल्यू। सिटी वैल्यू देखिए कि उसमें बहुत टेक्निकल इश्यूज है, कि उसमें आपका सिटी वैल्यू जितना कम रहेगा उतना वो रिस्की रहता है, जितना सिटी वैल्यू ज्यादा रहता है। यानी उसमें भी सिटी के दो वैल्यू, एक एचआरसीटी का वैल्यू अलग है, और जो आपके कोविड रिपोर्ट में जो सिटी वैल्यू आता है वो जितना कम रहेगा उतना रिस्की रहता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो आपका कलेक्शन बॉय रहता है, जो लैब में से आता है, आपका जो सब सैंपल कलेक्ट करके जाता है, तो उसमें भी कुछ टेक्निकल इशू रहते हैं। उसमें यदि वो नहीं आया तो उसमें आपका कम ज्यादा दिखा सकता है, तो उसके ऊपर हम 100% बिलीव करके नहीं चलना चाहिए कि ये इन्फेक्शन मुझे कम है ज्यादा है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा मत जाइए। बट हाँ, डेफिनेटली कि जो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर भी, यदि आपको इन्फेक्शन माइल्ड है, जैसे आपके सिटी वैल्यू आपका कम आ रहा है, बट आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है, तो डेफिनेटली वो आपको डिसीज बढ़ने वाला है, आपका वो आपको तकलीफ देने ही वाला है। तो ये ज्यादा करके मैं जो बाकी के आपको भी टेस्ट बताए हो, सीआरपी टेस्ट बताए हो, एचआरसीटी बताए हो, आपका डी डायमर, फेरेंटीन, ये जो कुछ टेस्ट बताए हो, उसमें अपने को सिवेरिटी उसके ऊपर पता चलता है। सिटी वैल्यू इतना मायने नहीं रखता है एज पर द डॉक्टर। सेकंड क्वेश्चन था आपका, अगर मुझे हेलो। हाँ, अगर मुझे कोरोना हो के गया है तो क्या मैं इम्यून हूँ, क्या मेरे में एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं, और व्हाट इज द पीरियड? हाँ, डेफिनेटली एंटीबॉडीज आपके इसमें डेवलप हो जाते हैं, बट आपने अभी भी देखो, अभी भी डिसीज 1-2 साल हुआ है, इसका मतलब ये डिसीज बहुत पुराना है ऐसा नहीं है। न्यू वायरस के इसलिए बहुत सारे रिसर्च चल ही रहे हैं, अभी तक कोई किसी का प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है कि एंटीबॉडीज आपके इसमें हो गया फिर से नहीं होता है। आपको भी मालूम होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स है उनका एंटीबॉडीज डेवलप होने के बाद, यानी एक बार कोविड होने के बाद भी उनको कोविड हो चुका है। पर जो रेशो है कि आप बोलते हो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा उसका कुछ नहीं है। अब एज पर द इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज कितने डेवलप हुए हैं, आपको फिर से एंटीबॉडीज भी आपके बॉडी में डेवलप हुए हैं, बट उससे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन आपके बॉडी में जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता। एंटीबॉडीज यानी कि आपके शरीर में एक सैनिक जैसे खड़े हो जाते हैं, बट वो सैनिक कितने हैं वो हमें मालूम नहीं पता चलता है। उसके लिए भी अभी एक टेस्ट, कुछ एंटीबॉडीज के कुछ टेस्ट आए हैं कि उसमें पता चलता है कि आपका एंटीबॉडीज कितना है। वो एक सिर्फ एक जो सिलेक्टेड लैब्स है, जैसे एसआरएल हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, उसमें अभी एक टेस्ट आया है एंटीबॉडीज का, जिसमें आपको आपके एंटीबॉडीज कितने हैं वो पता चल सकता है।
बट कोई उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं है कि आपको कोविड हो गया तो आपके इसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपके इसमें एंटीबॉडीज रहेंगे, ऐसा कुछ रिसर्च डाटा प्रॉपर नहीं आया है अभी तक। ओके सर, कोविड होने के कितने टाइम बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हो? कोविड से रिकवर होने के बाद वैक्सीनेशन कब ले सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपके जब सब आपका वीकनेस पैरामीटर सब आपके अच्छे हो जाते हैं, जब आप जैसे आपके जब जो एंटीवायरल जब ट्रीटमेंट आपकी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन और आपके वीकनेस ना हो, बाकी के कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए कुछ मेडिसिन रखिए। यदि आपको एंटीप्लेटलेट चल रहा है, यानी कि आपको इकोस्प्रिन की टैबलेट महीना तक चल रही है, या कुछ जो हायर एंटीबायोटिक्स है या एंटी ये चल रहे हैं, तो ये खत्म होने के बाद 1 महीने के बाद आप फिर से वैक्सीन ले सकते हो। या यदि आपका सिर्फ 15 दिन में नॉर्मल मेडिसिन से ही आपका कोविड यदि क्लियर हो रहा है, तो आप आप बंद कर आप तुरंत 1 महीने के बाद भी ले सकते हो। Okay, last 5 minutes. अगर झामरे साहब, you have some specific question. Can you speak, please? Vikas Zamre. Yeah, I will speak. Doctor Sahib. Yes, sir. Wait, sir. बोलिए सर। Hello. Yes, I heard. this ब्लड थिनर का जो टैबलेट है ना, हाँ। एंटीवायरल अभी रेमडेसिविर नहीं दिया, लेकिन फेबिफ्लू दिया है, फिर भी ब्लड थिनर का टैबलेट चलता ही रहेगा क्या? नहीं नहीं, ब्लड में वही बोलो, ये जो डी डाइमर टेस्ट है ना, उसी के लिए किया जाता है। और एक दूसरा टेस्ट है IL-6। तो हाँ। ये जो दोनों टेस्ट है, उसमें से ज्यादा रिकमेंड हम करते हैं आपका डी डाइमर। डी डाइमर में जैसे कि 1 महीने के बाद बहुत बार मेडिसिन, यदि पेशेंट को कुछ हिस्ट्री नहीं है, कार्डियक हिस्ट्री नहीं है, तो उसका इकोस्प्रिन 1 महीने के बाद हम बंद कर देते हैं। उसके बाद भी आपका सब प्रोफाइल चेक किया जाता है बंद करने के 1-2 दिन के बाद, और उसमें आपका यदि लेवल्स आपका सब नॉर्मल है, डी डाइमर लेवल आपका पूरा एक्यूरेट लेवल पे आ गया है, तो आप ये सब मेडिसिन बंद कर सकते हो। ओके, तो इकोस्प्रिन बंद करने का डॉक्टर ही टेस्ट करके डिसाइड करेगा क्या? यस, डेफिनेटली। ओके ओके, ठीक है। बट देखिए, अभी ये जिनको हिस्ट्री नहीं है, कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं है, हाँ। उनके लिए नॉर्मली देखो, जिनका एज कम है, जिनका एज 45 टू 50 के बीच में नीचे ही है, और उनको कोई बीपी का पहले कभी टैबलेट नहीं था, डायबिटीज का नहीं था, उनमें टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये कैसा है, हर डॉक्टर टू डॉक्टर डिफर करता है। बट हमने बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं कि कुछ पेशेंट कोविड से बाहर आ गए थे, सब अच्छा था, अचानक उनको कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो कोलैप्स हो गए, और बाद में उनको फिर से एडमिट करना पड़ा। ये भी हम कुछ केसेस सुन रहे हैं। तो ये यदि आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, तो हम ये सेफर साइड के लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। किधर गाइडलाइंस में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये टेस्ट करवाना ही है। बट हाँ, यदि हमें टैबलेट चालू रखना है, नहीं चालू रखना है, हम इसके बारे में ज्यादा कंसर्न है, और ये जो हम अभी साइड इफेक्ट जब सुन रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँ एक बार आप डी डाइमर टेस्ट कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा। फिर उसमें हम डिसाइड कर पाएंगे कि इकोस्प्रिन चालू Okay, कि नहीं रखना है। Nalini ma'am, please go ahead with your question. थैंक यू। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना है कि अगर ठीक है मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, हेलो, यस या इज इट ऑडिबल? Yeah, Yes, please audible. go ahead, ma'am. ओके, सो अगर मेरा कोविड क्लियर हो गया और उसके बाद 1 मंथ बाद वैक्सीनेशन लेना है, बट अगर ऐसा केस है कि मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन हो गया है, फर्स्ट डोज हो गया है, और इन बिटवीन मुझे कोविड हुआ और मेरा फिर क्योर होने में अगर 25 डेज चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर सेकंड डोज जो है मेरा पेंडिंग, वो कब लेना चाहिए? उसमें कुछ इश्यू नहीं है कि आपका यदि लेट हो रहा है, तो कुछ इश्यू नहीं है। वो बूस्टर डोज रहता है। वो दोनों डोज का काम रहता है इम्यून सिस्टम डेवलप करना। फर्स्ट आप डोज लेते हो तभी आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, बट जब बूस्टर यानी उसको उसी आपके एंटीबॉडीज को फिर से बूस्ट कर रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है बूस्टर डोज। तो आप यदि आपका पहला डोज खत्म हो चुका है, बीच में आपको कोविड हो चुका है,
तो मैं जैसे लास्ट बोला कि यदि आपका सब सिर्फ विटामिन और कुछ कैल्शियम इसका ही सब टैबलेट चल रहा है, बट आपका जो कोविड का प्रॉपर ट्रीटमेंट था, जो एंटी कोविड ट्रीटमेंट थी, वो यदि आपकी खत्म हो गई हो और आपको कोई इकोस्प्रिन या ऐसे एंटीप्लेटलेट कोई ड्रग नहीं चल रहे हैं, तो आप एक उसके बराबर 1 महीने का आप ले सकते हो। यदि आपको इकोस्प्रिन और ये चल रहा है तो आप वो खत्म होने के आप ले सकते हो। और जिनको इकोस्प्रिन का जरूरत ही पड़ने वाला है कंटिन्यूअसली, तो उसके बाद हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोविड ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आप 1 महीने के बाद ले सकते हो। फाइन गाइस, सर आई थिंक आपका टाइम भी अभी जो टाइम आपने अलॉट किया था वो टाइम भी खत्म हो गया है, एंड आई नो दैट यू हैव टू गो एंड अटेंड टू अदर पेशेंट्स। सर थैंक यू सो मच। आज छुट्टी है मेरा, इसलिए मैं आज oh nice nice great, so can we take few more questions with your permission? Definitely, nothing any problem. Okay, great. सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, a person who is in isolation, whether family members should wear mask in house? Okay. Yes, definitely. But what's the thing? If the patient is in the isolation, आपका पेशेंट यदि किसी आइसोलेटेड रूम में है, तो कंटिन्यूअसली दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप 24 आवर्स मास्क पहन के आप रह सकते हो घर में। तो आपका उस रूम को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग, आप आपके बाकी के रूम को भी आप कंटिन्यूअसली सैनिटाइज करते रहिए, बट कंटिन्यूअसली मास्क पहनना ये मैं भी बोलूंगा कि आप पहनिए, बट दैट इज नॉट ये पॉसिबल थिंग नहीं है। और उनको हाइपोक्सिया या कुछ ब्रेथलेसनेस की तकलीफ हो सकती है बाद में, क्योंकि ये हम इवन हमारे क्लिनिक में हम कंटिन्यू 5 आवर्स विथ मास्क बैठते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है इस चीज में। तो पेशेंट के जो रिलेटिव्स है उनको 24 आवर बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Okay, Jay Kumar has a question. Please go ahead, Jay Kumar. नहीं, आई डोंट हैव क्वेश्चन। अभी झामरे जी ने एक अच्छा चीज बताया, शायद उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आईसीएमआर लैब से अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो क्लेम रिजेक्शन की चांसेस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कोविड पेशेंट्स हुए हैं या जिन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो मैसेज के माध्यम से ग्रुप पे डालें, ताकि लोगों को थोड़ा, क्योंकि सर को तो सर ये अपना पार्ट बताएंगे, ये जो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ऐसा कोई उनका पर्सनल ड्यूरिंग कोविड या जो भी हुआ है, they can share in message so that we can read it and we have get some knowledge out of it. Definitely, ICMR labs have the approved labs. NCBL is the also certification which required for your claim. Not only ICMR, NCBL is also required. तो ये आप कीजिए, क्योंकि ये जो लैब्स रहते हैं अच्छे रिकमेंडेड रहते हैं, उसमें भी आपका जो कलेक्शन है प्रॉपर हायर चैनल की वजह से ही आना चाहिए। कभी कभी थर्ड पार्टी से जब आप टेस्ट करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हमने फ्रॉड सुने हैं कि जस्ट आपसे कलेक्शन लेके गए और उधर टेस्ट किया नहीं किया मालूम नहीं, आपको वही बंदा आपको उससे ही व्हाट्सएप से आपको कर रहा है। जो आजकल बहुत सिंपल है ये चीज करना, कि आपको रिपोर्ट जनरेट करना डिजिटली कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। बट जब आपको प्रॉपर लैब से मेल आता है तभी आप उसको समझिए कि आपका रिपोर्ट जेन्युइन है। बट कोई बंदा आपको सीधा व्हाट्सएप पे भेज रहा है कि देखिए हमारा बॉय है, वही आपको व्हाट्सएप से भेज रहा है, तो इट माइट बी डाउटफुल। दैट इज आल्सो आई वांट टू ऐड दैट पॉइंट। Great. Garde Saab has a question. Garde Saab, please go ahead. एक और क्वेश्चन है, माय मदर, सुनील नाइक साहब का क्वेश्चन है, माय मदर गॉट ऑपरेटेड फॉर ब्रेन इंजरी लास्ट ईयर, शी इज फुली रिकवर्ड एंड मेडिकेशंस आर आल्सो कंप्लीटेड, कैन शी टेक अ वैक्सीन? इज इट एनी एलर्जी टू ड्रग और एनी कुछ रहेगा तो ही उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्रेन सर्जरीज रहने दीजिए या कुछ भी बड़ा सर्जरी दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वैक्सीन दे सकते हो। सिर्फ आपको देखना है कि वो एलर्जिक हो रहा है कि नहीं। किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम है तो ही उनको आप रिकमेंड कर सकते हो कि आप ये वैक्सीन के पहले आप उनको
कंसर्न कीजिए, जो आपको वैक्सीन देंगे उनके किसी रिकमेंडेड उनके कुछ कॉल सेंटर से आप उनको पूछ सकते हो कि मुझे इन ड्रग्स का एलर्जी है, क्या मेरे पेशेंट को चलेगा? तो आप उधर कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कोविशील्ड का भी एक हेल्पलाइन नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा, या कोवैक्सीन का भी नंबर मिल जाएगा। बट उन्होंने मोस्टली मैंने देखा है कि किसी भी ड्रग का एलर्जी रहेगा तो वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप मत लीजिए। सिर्फ एक वैक्सीन का और एक बता देता हूँ कि कुछ किसी को सवाल रहता है कि प्रेगनेंसी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो प्रेगनेंसी में अभी तक जो रिसर्च उसमें ये अभी तक सेफ 100% है ऐसा माना नहीं है। तो प्रेगनेंसी में भी ये अवॉइड करना चाहिए। जो वुमेन्स जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल है उन्होंने भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद वीकनेस आ जाता है, माइल्जिया भी बहुत सारे लोगों को होता है। तो आप उसमें भी अवॉइड कर सकते हो। ये आपका, क्योंकि जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट आपको उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, उस फेज में आप ले सकते हो। यदि आपको उनको कुछ इश्यू नहीं है या इनको कुछ डिसऑर्डर नहीं है तो वो ले सकते हैं। रेड्डी साहब, ये क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी आजकल हम सुन रहे हैं कि कोरोना हवा से भी फैल रहा है, ऐसा कुछ न्यूज आता है, तो उसमें कितनी सच्चाई है और वो कितना फैल सकता है? मतलब कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट? डेफिनेटली ये वायरल डिसीज है तो ये हवा से फैलेगा ही। बट अभी तक इसमें सब WHO को ही प्रॉपर मालूम नहीं था, उनका भी रिसर्च चल ही रहा था। तो ये नया डिसीज है तो हर किसी को टाइम लगने वाला है, कितनी भी एक्सपर्टीज रहने दीजिए, उनको टाइम लगने वाला था। बट ये वायरल डिसीज है तो वायरल ये हवा में से ही फैलता है। बट जैसे कुछ साइंटिस्ट ने इसका बोला था कि ये ड्रॉपलेट से ही होगा या ये कुछ होगा। हाँ, जब बाकी के जो वायरल डिसीज है, जो जैसे हम अभी पहले अभी देखते हैं कि किधर टच करने के बाद ये नहीं होता है। बट ये कोविड जो वायरस है, आप किसी किधर टच करते हो फिर आपके फ्रॉम द माउथ या फ्रॉम द नोज और ईयर आपके इनहेल होने की वजह से ये हो सकता है। इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा डाउट था। बट अभी ये कंफर्म हो गया है कि ये हवा में से भी फैल रहा है, ये वायरल डिसीज है। और एक सर सिंपल क्वेश्चन है कि जो हम मास्क पहनते हैं, वो ये अभी देखिए वेरियस टाइप के मास्क अवेलेबल है। ओल्ड क्लोथ्स के भी बना के वो बेच रहे, रंगी बेरंगी फैंसी मास्क वगैरह। तो कौन से मास्क एडवाइजेबल है? क्योंकि मैंने सुना है कि कोई कोई कपड़ा है जो उसका मतलब पोर्सिटी होता है, वो तो वायरस को अवॉइड भी नहीं कर सकता, तो वो मास्क पहनने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो विच टाइप ऑफ मास्क आर रिकमेंडेड? एक्चुअली वो माइक्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी पहले हमने सुना था कि N95 पहनो तो आपको कुछ नहीं होगा। आप बट एक एक बात समझ लीजिए, एक वेरी कॉमन सेंस थिंग है कि जिसमें से एयर आ सकता है ना, जिसमें से हम सांस ले सकते हैं, जिसमें से हवा जा सकता है, तो वायरस तो बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूलर है, वो उधर से भी आ सकता है। बट डेफिनेटली उसका फिल्ट्रेशन, वो उसके ऊपर स्टिक होना, आपके मास्क के ऊपर उसका जो इनहेलेशन है वो रुक जाता है। तो आपका जो 3 लेयर मास्क है वो ज्यादा रिकमेंड किया जाता है कि जैसे 3 लेयर्स रहेंगे तो वो जितना जल्दी वायरस इनहेल होना मुश्किल हो जाएगा। बट आपको यदि सांस लेना है तो आपको कुछ तो वेट चाहिए। इवन मास्क में पहले अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहे थे, बट आप कुछ भी कीजिए, कोई मास्क आपको 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। मास्क आपको 90% तक ही सिक्योरिटी दे पाएगा। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि जो गांव में बैठे हैं लोग, वो अपना नॉर्मल हैंकरचिप भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, बट यूज करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली इन्फेक्शन सोर्स रुक जाता है। और आपने भी कुछ गाइडलाइंस देखे होंगे कि जिसमें बोला है कि यदि सामने वाला आदमी भी आपको मास्क पहना है, हम भी मास्क पहन के बैठे हैं, तो ये 95% तक ये रुक जाता है कि हमको कोविड होने के चांसेस नहीं रहते हैं। नलिनी मैडम का क्वेश्चन है कि आफ्टर कोविड रिकवरी आर CT and RT-PCR नीड्स टू मॉनिटर अगेन टू कंफर्म द रिकवरी? जो हमारे ICMR है या WHO है, उनका कहना है कि आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको किसी डेंगू डिसीज होता है या आपको मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, तो जो टेस्ट किया जाता है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। जब हम
आपका डायग्नोसिस यदि हो गया तो उसके बाद उसका टेस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। बट शुरुआत में ये कोविड डिसीज नया था, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, क्या ये साइंटिस्ट लोगों को भी मालूम नहीं था। इसलिए शुरुआती फेज में आपका जब तक 2 कोविड पॉजिटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आते तब तक पेशेंट को ना क्वारंटाइन से बाहर निकालते थे या उनको जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता था उधर से बाहर निकालते थे। जब तक उनका 2 आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं आता। बाद में उन्होंने क्या किया, 1 आरटीपीसीआर पे लेके आए, बाद में आरटीपीसीआर टेस्ट करना बंद कर दिया। क्योंकि देखो जैसे सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, उनका यदि पेशेंट के अंदर कोविड पॉजिटिव रहना यदि रिपोर्ट में आ रहा है कि कोविड पॉजिटिव, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आपका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि आपका वो डिसीज फैलाने की क्षमता क्या है, उसके ऊपर जब आपके सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, आपका जब 14 से 21 दिन हो जाता है तब उसका चांसेस कम ही हो जाता है, तो आदमी कोविड फैला नहीं सकता है। इसलिए हम वो इंक्यूबेशन पीरियड कर सकते हैं और बाद में इसका आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं है यदि आपका 21 डेज ओवर हो गया हो तो। बट अभी कुछ प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से हमको लगता है कि नहीं, हमको आपका रिपोर्ट आप नेगेटिव का दिखाइए तभी आप उसको कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर मैं आपको सेकंड टेस्ट का एडवाइस नहीं करूंगा। So Neha wants to know about, maybe she means, are vaccine safe for lactating mothers? No, actually that is not safe. अभी तक उसका कुछ डाटा नहीं आया है, इसीलिए जितने गायनेकोलॉजिस्ट से मैं बात कर चुका हूँ या जिनसे मैं कंसर्न कर चुका हूँ, उन्होंने विद इन द प्रेगनेंसी और इवन आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेशन फेज में भी उन्होंने नहीं बोला है कि विद इन 6 मंथ, यानी जब तक आपका बेबी 6 मंथ का नहीं हो जाता है तब तक उनको नहीं बोला है। आफ्टर 6 मंथ यू कैन टेक द वैक्सीन। Okay, उसके लिए क्लियर कोई डाटा नहीं है, बट एज पर द गायनेकोलॉजिस्ट, मेनी गायनेकोलॉजिस्ट कंसर्न दैट थिंग्स। Okay. सर आई थिंक ये सेशन हमारा चलते ही रहेगा इफ वी कीप ऑन टेकिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, लेकिन मोर और लेस हमने ये एक बहुत बड़े टॉपिक को एक बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश की। आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम सबका एक टेक अवे होगा, ये पूरे 1-1.5 घंटे हमने जो दिया, मेरा जो मेन टेक अवे था मे बी ये सेशन से, अच्छा विकास वांट्स टू टॉक फॉर 2 मिनट्स, मे बी उनको कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना है। विकास आई विल गिव यू टाइम, जस्ट अ मिनट। मेरा जो मेन टेक अवे था वो ये था कि यू नो ये जो वैक्सीन, ये जो इशू है, अगर किसी को ये इशू होता है तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिजिकल एंड मेंटल। सर थैंक यू सो मच। आई थिंक हमको दोनों साइड से स्ट्रांग रहना है, ना सिर्फ बॉडी से ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग रहना है। फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, आई थिंक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज प्लीज गो अहेड, आई मेक श्योर दैट दिस इज, मतलब जितने संक्षेप में हो सके उतने संक्षेप में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्लीज गो अहेड विकास। या मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि वीकनेस ज्यादा आता है पेशेंट्स को। तो आई जस्ट सफर्ड फ्रॉम दिस कोविड एंड आई मतलब डिस्चार्ज हो गया 4 दिन पहले। तो मेरा एक मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं तीसरे दिन मेरे को इतना वीकनेस आया था कि आई जस्ट मतलब फॉल डाउन इनटू द बाथरूम एंड बाथरूम वाज लॉक्ड इनसाइड, अंदर से लॉक था बाथरूम। तो मेरा ये कहना है कि जो भी कोविड पेशेंट रहेगा आपके घर में, उनका केयर लेते रहो, क्योंकि वीकनेस इतना बढ़ता है कि सर्टन टाइम पे कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग और पूरा गिडीनेस आ जाता है। तो लकीली आई वोक अप थ्रू द नॉइज फ्रॉम आउटसाइड एंड देन आई इमीडिएटली गॉन टू द हॉस्पिटल और एडमिटेड. So this was one of the giddiness is one of the experience. And one more doctor sahab, hello. Yes. please Yes. go ahead Vikas. या क्या हुआ था मेरे को, जब अभी हॉस्पिटल से वापस आया तो मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया था। मतलब जो थाई रहता है ना, वहां से स्किन से ब्लीडिंग आता था। तो 2 days I suffered a lot through the bleeding. एंड बाद में क्या किया, वो जो ये था ना अपना ब्लड थिनिंग का जो टैबलेट रहता है, दैट इकोस्प्रिन, तो डॉक्टर ने इकोस्प्रिन बंद करवा दिया। तो नाउ आई थिंक लास्ट 2-3 डेज से ब्लीडिंग बंद हो गया है। तो नाउ अभी मैं कल फिर मंडे जाऊंगा, डॉक्टर से बात करूंगा
कि इकोस्प्रिन चालू करना है क्या नहीं करना है? तो देखिए आपका मुझे लगता है आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर, नहीं डायबिटीज है, कुछ डिसीजेस नहीं है, तो नहीं है। हाँ तो आप मोस्टली इकोस्प्रिन बर्न कर सकते हो, बट मेरा ओके, रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक बार डी डाइमर डेफिनेटली चेक कर लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको ओके, उसका जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि डी डाइमर यानी कि ओके। एक थ्रोम्बोसिस हमारे बॉडी में यानी हमारे जो वेन्स रहते हैं उसके अंदर हाँ, ब्लड हाँ। क्लॉट होना चालू हो जाता है। ये क्लॉट हो रहा है कि नहीं ओके। हो रहा है, ये कैसे समझना है? तो डी डाइमर टेस्ट से हमें तो पता चलता है कि हमारे अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो हाँ, ब्लड हाँ, क्लॉट होने की संभावना यदि लग रही है, तो आपको हाँ। डेफिनिटली इकोस्प्रिन फिर से चालू करना पड़ेगा, और यदि वो हाँ, आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है, तो डॉक्टर आपको डेफिनिटली बोल देंगे कि आप अभी ये बंद कर सकते हो, उसको अभी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, डी डाइमर टेस्ट, ओके, राइट, या, जी, हाँ। ओके, ओके, थैंक यू। नलिनी मैम ने एक और क्वेश्चन भेजा है, दिस वायरस कैन स्प्रेड वाया एयर बट एज आई रेड इन आर्टिकल दैट इफ एयर फ्लो इज गुड देन चांसेस आर लेस वाया एयर, आई वांट टू ऐड। अच्छा अच्छा, शी इज जस्ट सजेस्टिंग। फाइन गाइस, मेरे ख्याल से मोर और लेस हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर टाइम। सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी टाइम टू टाइम कोविड से बचने के लिए गाइडलाइंस इशू करते आई है। ओके, मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये जो गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनिए, अगर आपको इशू है तो आप आइसोलेशन में रहिए एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ, इसको प्लीज फॉलो करिए। हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज, कि अगर हमको ये इशू है तो ये हमसे किसी और को ना हो, ना तो हमारे फैमिली को और ना बाकी लोगों को। तो अपनी सोसाइटी ये एफर्ट लेते आई है और टाइम टू टाइम गाइडलाइंस ले आप लोगों को इशू करते आई है। प्लीज फॉलो दोज गाइडलाइंस। अगर कुछ इशू है किसी को तो पर्सनली आप किसी से भी बात कर सकते हैं सोसाइटी में, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। सो ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली आपसे हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे और चीजें समझते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय, थैंक्स।